से हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पे हम ले आ रहे हैं इंटरव्यू वीडियो, बिकॉज आप सभी जानते हैं स्टेनो फील्ड में ऑलरेडी लोग काफी कम है। अब इसमें भी सिलेक्शन लेकर हमारे पास टॉपर स्टूडेंट्स तो एकदम लिमिटेड ही आते हैं। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जिन्होंने एसएससी के एग्जाम्स में नहीं उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो इस फील्ड में लगे रहे। जो कहते हैं ना कि यू नीड टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम, तो ही वॉज देयर, वो बस लगे थे उसमें। और ही हैज स्कोर्ड चौथा रैंक बिहार स्टेट में। ऑल ओवर इंडिया रैंक इनकी 17th है। और ईपीएफओ जैसी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन एज अ पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ये लेकर गए हैं। और बहुत बहुत बधाइयां इनको। और मैं अब आपसे मिलवाना चाहूंगा सौरभ कुमार को। हेलो सौरभ, वेलकम टू स्टेनो स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप अपने बारे में जरा बताइए लोगों को। हेलो सर गाइस, माय नेम इज सौरभ। और मैं अपना छोटा सा एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ। मैं बिहार स्टेट से हूँ और बिहार स्टेट के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सब यहीं से हुआ है। और जैसा कि आप लोग भी स्टेनो बनने का सपना देखे थे, मैं भी अपने छोटे से शहर से ये सपना देखा हूँ। और आज इसी छोटे से शहर में रहकर पढ़ाई करके मैंने अपना ड्रीम भी पूरा किया है। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी मिला। मैंने एसएससी भी ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें हो नहीं पाया, कुछ मार्क्स से मेरे रह गए थे। बट स्किल मेरे काफ़ी अच्छे गए थे, उसमें भी मेरे 2% एरर थे, 2 से 3%। बट एट द सेम टाइम मैंने ईपीएफओ भी दिया था फर्स्ट टाइम, और मेरा फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया है। और ऑल इंडिया रैंक 17 और बिहार में मेरा रैंक चौथा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आगे आने वाले टाइम में इसी तरीके से किसी बड़े डिपार्टमेंट के साथ जुड़ेंगे। बस अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। चलिए चलिए, आज तो हम काफी सारी बातें करेंगे सौरभ कुमार से। ज्यादातर बच्चे आज के टाइम में, जैसे आप बिहार से हैं, वहां पर तो इंस्पेक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये सबका बहुत बड़ा एक ड्रीम, मतलब उनके पास एक्चुअली वही सबसे बड़ा उनका समाज में पहचान बनाने का ये है कि अगर हमारे समाज में पहचान बनानी है, कुछ घर में माँ बाप को बताना है भाई हमारा लड़का ये है, तो वो है सरकारी नौकरी। ये बहुत सच बात है। तो ऐसे जगह पे आपने स्टेनो जैसी फील्ड, मतलब जहां से बच्चे थोड़ा डरते हैं, तो आपने ये फील्ड कब चुनी, क्यों चुनी, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सर हाँ, बात तो सही है कि बिहार में थोड़े इंस्पेक्टर और थोड़े सेम ट्रैक को ही ज़्यादा वो फॉलो करते आते हैं, जो शुरू से चलते आता है। स्टेनो का ट्रेडिशन बिल्कुल ही नया है बिहार के लिए। बट मेरे फैमिली में मैं भी एक बैंकर बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर और मेरे बड़े भाई वो दोनों भी बैंक में ही हैं। और मेरे फैमिली में और भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बट कोई भी शॉर्ट हैंडर नहीं है। तो मुझे कहीं न कहीं कुछ ऐसा था कि मुझे एक अलग करना है, बट गवर्नमेंट भी करना है। और तो मैंने इसी थॉट के साथ मैंने सोचा कि स्टेनो को एक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं न कहीं यूट्यूब पर और भी बहुत जगह देखा कि ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके का पढ़ाई है, जो किसी न किसी तरीके से मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लगती थी मुझे जब मैं इसे सीखता था, बट मुझे किसी ने बताया था कि इसी बोरियतपन को मारना है, अभी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, तो ये तुम्हारे हाथ पे खुद ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो हम्म। मैंने काफ़ी रेगुलर प्रैक्टिस किया, साथ में उसको लेके चला। तो हाँ, आज उसी प्रैक्टिस का ये नतीजा है कि मैं इतने अच्छा गुड स्कोर कर पाया। तो मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन खत्म की, तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आप ये गवर्नमेंट फील्ड में आए, तो जी। उस टाइम पे स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था आपने, सीजीएल वगैरह से स्टार्ट किया था या कैसे जी था हाँ, आपका? स्टार्टिंग तो मैंने सीजीएल से ही किया था। बट क्योंकि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो हम्म। किसी ने मुझे सजेस्ट किया, या फिर मैं यूट्यूब पे भी रैंडम सर्च कर रहा था कि कोई ऐसा लाइन जिसमें मैथ्स की इतनी प्रायोरिटी ना हो, जितने कि हम्म। सीजीएल वगैरह में होते हैं। हम्म। तो मुझे स्टेनो दिखा। बट यही था कि इसके लिए स्किल काफ़ी टफ होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि काफ़ी बहुत ही बिल्कुल अलग ही चीज़ है, कोडेड चीज़ है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि हाँ, ये क्या है ऐसा? बट जब मैंने ट्राई किया इसे सीखना, तो धीरे-धीरे फिर मुझे ये समझ में आने लगा, और कहीं न कहीं मेरा खुद का भी इंटरेस्ट जग गया हम्म। इसमें काफ़ी अच्छे से। तो आज मैंने बिल्कुल, अच्छे से कर लिया। बिल्कुल सही कहा। देख, मी बीइंग अ स्टेनोग्राफर इन सेंट्रल रेलवे, मैं खुद 1.5 साल से मैं ऑलरेडी इस जॉब में हूँ। इससे पहले हमने भी बहुत एग्जाम्स क्रैक किए हैं, सारी चैलेंजेस हम भी फेस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे फील्ड में, स्टेनो में, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं ला के देता। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि भाई महीने के एंड में 30 तारीख को सैलरी टाइम पे आ जाती है, यही मोटिवेशन। अब इसके बारे में कोई क्या ही बताएगा। लेकिन बात ये इन्होंने जैसे बताया कि बस लगे रहे यार। जैसे होता है ना कि कोई एग्जाम्पल, जैसे बच्चे टीवी सीरीज बहुत देखते हैं, सीजन 1 किसी का आपने देखना चालू किया, उसमें पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कैरेक्टर है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कहाँ से आए हैं। जैसे जैसे आप तीसरे चौथे एपिसोड तक बढ़ते हैं, उसी तरह से, जैसे आप भी इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं, पिटमैन सर की जो बुक है हम सभी लोग फॉलो करते हैं। तो बच्चों का जी। ये है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड जैसे फॉलो करते हैं, ये आप लोग को पता होगा, ये हम लोग की बाइबल है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब शिद्दत से पढ़ते हैं।
तो स्टार्टिंग में पहला दूसरा तीसरा चैप्टर डेफिनेटली टफ होता है, लेकिन उसी में लगे रहना, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने सीख दिया कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये अगर आपके पास में है तो आप स्टेनोग्राफर 100% बन ही जाएंगे। ठीक है, तो आपने जैसे कैसे डिसाइड किया कि इंग्लिश सीखेंगे हिंदी सीखेंगे, क्या करेंगे? पहले तो मैंने इस चीज के ऊपर थोड़ा सर्वे किया छोटा सा कि किस चीज का डिमांड मतलब ज्यादा है, इंग्लिश का या फिर हिंदी का। तो आउटपुट ये आया कि इंग्लिश का डिमांड ज्यादा है। और ये क्योंकि जब मुझे स्टार्टिंग ही करना था तो कौन सा इजी है कौन सा टफ है ये तो मुझे पता नहीं था, बट मैं सर्वे के अकॉर्डिंग गया कि किसका डिमांड ज्यादा है, तो मैंने इंग्लिश को ऑप्ट किया और इंग्लिश को ही लेके आगे बढ़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए ये भी एक सही, बहुत ही मतलब पते की बात। अब देखिए ये कोई हम टीचर्स नहीं बता रहे, ये आप ही के बीच के निकले हुए स्टूडेंट हैं जो खुद बता रहे हैं कि यार देखो, सही अगर बताएं, ये मैं बार बार अपने बहुत वीडियोस में बताता हूँ कि हिंदी सीखोगे तो ज्यादातर आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, चलो ठीक है नॉर्थ में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखोगे तो नॉर्थ में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट देख लो, जैसे भी पटना हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है, सिविल कोर्ट में वैकेंसी, ज्यादातर कोर्ट्स में पिटमैन मतलब इंग्लिश शॉर्ट हैंड को प्रेफर करते हैं। तो आपका ये हो जाएगा कि इंग्लिश सीखोगे तो एसएससी और बाकी जगह, जैसे इन्होंने ईपीएफओ निकाला उसमें भी इंग्लिश शॉर्ट हैंड की ये रिक्वायरमेंट थी, तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन हिंदी भी आप मतलब आप जहां भी इंग्लिश निकलते हैं आप वो भी टारगेट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये चीजें तो स्टेनो फील्ड में लगी रहती है। एक और बहुत ही, आज जैसे काफी सारी चीजों को हम एक साथ स्टूडेंट के सब सारे डाउट सॉल्व करेंगे। जैसे ये होता है कि सीबीटी की तैयारी करें या शॉर्ट हैंड को टाइम दे, तो वो आपने टाइम कैसे मैनेज किया कि सीबीटी कब पढ़ें और शॉर्ट हैंड कब पढ़ें, कैसे क्या करें, इसके बारे में जरा बताइए। इस एक्चुअली जहाँ पे मैंने गलतियाँ की है, मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं एज ए शॉर्ट हैंडर, हम लोग स्किल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं स्टार्टिंग में ही, और पीटी को लेकर उतना कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कर लेंगे लास्ट आते-आते। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। जब एग्ज़ाम हॉल में हम लोग जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट या फिर बहुत ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग शायद उसी टाइम पे हम लोग उसे हम रिज़ॉल्व नहीं कर पाते। तो फिर मैंने इन चीज़ों को कंसीडर किया, तो मैंने अपने रूटीन में कुछ बदलाव किए। मैंने अपने हाफ टाइम को मैंने सीबीटी के लिए रखा और हाफ टाइम मैंने स्किल के लिए रखा। क्योंकि अगर मैं दिन में 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो मैं अपना पहला आधा 5 घंटा या फिर 6 घंटा मैं सीबीटी के लिए रखता हूँ और मैं 3 से साढ़े 3 घंटा मैं अपने स्किल के लिए रखता हूँ। क्योंकि स्किल में भी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये तो बार-बार बोलूँगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं 10 दिन बाद, 1 महीने के बाद गैप करके आ जाऊँ फिर से उसी स्पीड पे, तो वो शायद फिर बहुत मुश्किल होगा। वो तो हो गया वही कि बैक टू स्क्वायर वन वाली बात हो गई। तो आपको दोनों को लेके ही चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो अगर आप बिल्कुल। अपना कोई भी रूटीन बनाते हैं, तो अपने रूटीन में सीबीटी को भी उतना ही महत्व दें, जितना आप स्किल को दे रहे हैं, और अपने रूटीन को थोड़ा-सा एक्सटेंड करें, ताकि आप दोनों को अच्छे तरीके से पैरेलल तरीके से फिट कर पाएँ। और साथ एक लेकर चलना, यही आपका मतलब बोलने का ये है कि वो तो करना ही पड़ेगा। देखो सब सब बाकी लोग जैसे बाकी फील्ड में देखें तो वो लोग मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके पढ़ते आ रहे हैं, प्री में भी वही है, मेंस में वही है, आगे भी उसी में काम चल जाता है। बट हमारे इसमें ऐसा है कि प्री में सिर्फ काम है आपका इंग्लिश रीजनिंग जीके का, और जैसे अभी रेलवे जैसी कुछ वैकेंसी है, DSSS भी हो गई, यहाँ पे हल्का फुल्का मैथ्स पूछा जाता है, अरिथमेटिक लेवल का वो भी, तो वहां तक आपने काम कर लिया। लेकिन मेन काम आपका सिलेक्शन देने का काम करेगी आपकी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट, तो उसको साथ में लेकर ही चलना पड़ता है, इसलिए हल्का सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन देखो यार, अगर ऐसी फील्ड में जाना है आपको जहां पर कंपटीशन कम है, जॉब जल्दी लगती है, एज लिमिट बहुत ज्यादा है, जैसे आप अभी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देखो, जैसे आई थिंक बिहार में रिपोर्टर की भी वैकेंसी आई थी, उसमें देखो 38 ईयर्स तक यूआर कैटेगरी तक एग्जाम दे सकते हैं। मतलब वो आप देखो इस फील्ड का अगर सबसे टॉप है, रिपोर्टर में अगर जाओगे तो 1 लाख महीना सैलरी आपकी स्टार्टिंग में मिलती है। कितनी में आपकी, हालांकि स्पीड भी 140 160 चाहिए, लेकिन उस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे जब आप कई सालों से इस फील्ड में लगे हैं। तो ये फील्ड ऐसी है कि कंसिस्टेंसी मांगती है, आपका पेशेंस मांगती है, आपका टाइम मैनेजमेंट मांगती है, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आए हम दोबारा अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट के लाइफ के बारे में, कि जैसे इन्होंने चैलेंजेस कुछ फेस किए थे, तो आप जरा मतलब ये बताइए कि जब आप तैयारी कर रहे थे, हालांकि आपके जहाँ जिस क्षेत्र से हैं वहां पर तो ज्यादातर लोग सब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो वहां पर आपके मतलब दोस्त यार कैसे पूछते थे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या उर्दू जैसे लिखता रहता है, समझ नहीं आता, तो वो जरा बताइए। हाँ सर, बिल्कुल, ये चीज़ तो बहुत बार, ये उर्दू वाले जो आपने बात बोली, ये तो बहुत कॉमन है शॉर्ट हैंडर के लिए, क्योंकि मैं जहाँ भी एक अनफ़ैमिलियर जगह पे अगर मैं प्रैक्टिस करते रहा और वहाँ पर से अगर लोग गुज़रे, तो वो एक बार बिल्कुल ही अलग तरीके से स्ट्रेंज नज़र से ज़रूर देखते थे कि ये क्या कर रहा है।
अभी मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो अगर मैं लाइब्रेरी में ही अपने ईयरफ़ोन लगा के अपना प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक बगल वाला पूछ रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो मैंने उसे बताया कि ये ऐसा-ऐसा ये चीज़ होता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो उसने भी इंटरेस्ट दिखाया, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इस चीज़ से हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से आज स्टेनो का फील्ड भी इतना बड़ा हो गया है। हम्म। इसी वजह से कॉम्पिटिशन भी अब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बढ़ गया है स्टेनो में, इसी वजह से क्योंकि अब लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा ही जागरूक हैं। यस, बिल्कुल। देखिए, कंपटीशन तो हर साल नए बच्चे आते हैं, इसमें आपको जैसे क्वालिफिकेशन पता है, 12th पास जैसे आप कर लेते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन देखो, एक बात हमेशा है कि यही सेम चीज है ना, आज से कुछ सालों पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहने वाली। लेकिन एंड में बात क्या हो रही थी कि सही गाइडेंस की, कि कई बार बच्चे, जैसे आज के आपको पता है ऑनलाइन इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो इसमें सही गाइडेंस मिलना, जैसे हमारी वीडियो को देख के मुझे डेफिनेटली आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को काफी कुछ चीजें सीखने मिलेंगी कि भाई टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। अब जैसे मोटा मोटा इंटरव्यू ले लेके सक्सेस कैसे थी क्या थी, वो तो सही बात है, लेकिन टेक्निकलिटीज जैसे किसको कितना समय देना है, शॉर्ट हैंड कैसे है, क्या है, तो ये आपको सही गाइडेंस जब मिलता रहेगा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि चलो आप एकदम सही टीचर से जुड़े, सही मेंटर से जुड़े हो, सही गाइडेंस आपको मिल रही है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप देखें टीचर कैसे क्या है, बाकी अच्छे चैनल्स को फॉलो करें, अच्छे लोगों की बातें सुने कि भाई जो सिलेक्टेड हैं कैसे क्या चीजें चल रही हैं। और एक बहुत बड़ा एक फाइनल क्वेश्चन हम पूछते हैं कि शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है, तो वो एक आप थोड़ा अगर बताएं कि मतलब कितना समय आपको लगा था कि शॉर्ट हैंड सीख कर ये चीजें करने में। सर अगर मैं स्टार्टिंग से पिटमैन से बताऊँ तो मुझे 7 से 8 महीने लग गए थे। मैं रनिंग हैंड करने लगा था 7 से 8 महीने में और बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि एक शॉर्ट हैंडर को सिर्फ़ शॉर्ट हैंड लिखना नहीं आना चाहिए। उसे उसे अपने मेमोराइज़ मतलब अपने माइंड में भी उस चीज़ को रखना जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम माहौल में ऐसा कुछ होता है कि हम लोग कुछ मिसहेयर कर जाते हैं या फिर कुछ वर्ड्स हमें नहीं सुनाई देते। तो वहाँ पे वो हमारा ग्रामर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे अंदर है, वही वहाँ पे काम आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लोग ने हैज़ के बाद अगर हेयर भी सुन लिया, तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हेयर नहीं आना चाहिए क्योंकि हैज़ के बाद भीतरी फॉर्म आता है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे एक्यूरेसी को बढ़ाती है। हम्म। बस सिर्फ शॉर्ट हैंड लिख लेना मेरे हिसाब से ये बड़ी बात नहीं है। उस हम्म। शॉर्ट हैंड के साथ आप किस तरीके से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं हर वक़्त, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग घर पे लिखते हैं या इंस्टीट्यूट में लिखते हैं, तो हम लोग अपने कंफर्टेबल ज़ोन में लिखते हैं। एक ही वॉइस फ़ैमिलियर वॉइस होती है, हर चीज़ हमारे कम्फर्ट के हिसाब से होता है, बट हम्म। एग्ज़ाम हॉल का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट हैंड स्किल देने जा रहे हैं, तो आप अपने ग्रामर को भी काफ़ी अच्छे ऐसे तो सीबीटी के लिए भी ग्रामर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट ये चीज़ आप शॉर्ट हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी एक्यूरेसी को बनाए रखेगी। बिल्कुल 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 सही कहा इन्होंने। जैसे अगर ज्यादातर तो हमारे साथ जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं सब शॉर्ट हैंड के बारे में समझ रहे हैं कैसे क्या, लेकिन हल्की चीज मैं बता दूं, एक स्किल टेस्ट होता है, आपको वहाँ पे डिक्टेशन बोली जाती है। इंग्लिश में अगर आपने गए तो इंग्लिश में बोली जाएगी, हिंदी में तो आपको हिंदी में बोली जाएगी, और एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज आपको लिखना होता है। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पर एग्जाम हॉल में कैसे आपको क्या करना होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलत सुन लिया, तो उसको कैसे क्या लिखना है, ये सभी चीजें हैं। तो कुल मिला जुला के अगर हम समराइज करना चाहें तो क्या आपको लगता है कि मतलब अभी जो 2024-2025 साल आने वाला है, इसमें क्या आपको लगता है कि मतलब लोगों को फील्ड चूज करनी चाहिए स्टेनो में, अगर आए तो उनको जॉब जल्दी लग जाएगी कंपेयर टू बाकी जगहों पे, या कैसा, आपका क्या कहना है, इस वर्डिक क्या है आपका? हाँ सर, कंपेयर टू अदर फील्ड स्टेनो में जॉब जल्दी लग जाएगी, क्योंकि इसका बिल्कुल ही सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है बशर्ते और भी एग्ज़ाम्स के अपेक्षा बट यही है कि इसमें आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप एसएससी के लिए आए हो तो आप 1 साल अपने आप को इस पे डिवोट कर दो, 1 साल में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अपने आप को एकदम ऑनेस्टली अपने आप को आपको इसके प्रति डिवोट करना पड़ेगा तभी। बिल्कुल सही है। और आजकल जैसे आप देखेंगे बहुत सारे आपके पास में टूल्स अवेलेबल है, जैसे आज से हम लोग जब तैयारी करते थे आज से 3-4 साल पहले, तो इतने ऑनलाइन जैसे एग्जाम सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टाइपिंग के लिए बहुत कुछ आ गया है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं। आज से पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो जितना ये सब चीजें इवॉल्व हो रही हैं, वैसे आप लोग भी इनका यूज करें। जो सिलेक्शन हमको 4-6 महीने बाद मिलता था, आपको और जल्दी मिल सकता है। तो डेफिनेटली फील्ड बहुत लुक्रेटिव है। अगर आप एक सही गाइडेंस के साथ में, सही मार्गदर्शन के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और ये था हमारा आज का इंटरव्यू विद दी रैंकर, रैंक होल्डर, जो कि बिहार में 4th रैंक पर है। तो
तो आई एम प्रिटी श्योर पटना में जो ईपीएफओ का ऑफिस है वहां पे इनको बहुत अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। और इस एक इंसान को और क्या चाहिए, जैसे एसएससी एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो गई, सबसे बड़ा तकलीफ होता है घर से दूर रहना, परिवार वालों से दूर रहना, सबसे बड़ा तकलीफ है। कम पैसा कमाओ, परिवार के पास रहो, बड़ी खुशी मिलती है। तो वो अब इनका सपना भी जरूर अवश्य, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि यार इन्हें पटना मिल जाए, अपने घर के पास पोस्टिंग मिल जाए, बढ़िया से बिहार में रहें। और ऐसे ही इसी तरह से और अभी जैसे आप लोग को बता दूं मैं कि इनसे बात करने के पहले सुबह में इनसे बात कर रहा था तो ये लाइब्रेरी में तभी भी पढ़ रहे थे। मतलब पढ़ाई अभी भी रुकी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ देखो, आकांक्षाएं जो आपकी है, जो आपकी सपने हैं, वो कभी भी सेटल नहीं होना है। ठीक है, घर के पास पोस्टिंग मिल गई, कुछ और बड़ा, कुछ और बड़ा। क्योंकि अगर इंसान, हम तो अपने क्लास में बच्चों को बताते हैं कि अगर आप एक तालाब का पानी रहेंगे तो कैसा एकदम गंदा सा सड़ता रहता है, लोग वहां पे पानी नहीं पीना चाहेंगे। लेकिन अगर एक बहती झील का पानी है, रिवर है, तो वहां से लोग एकदम खुशी मिलती है, उसके पास आनंद रहता है। तो जैसे आप हमेशा लाइफ में सीखते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप जैसे 80 के स्पीड में सिलेक्शन हो गया, बस हो गया, इतना ही चाहिए, 100 नहीं जाना है, 120 नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है। बच्चों को हमेशा, स्टेनो फील्ड तो ऐसी है कि अगर आप इसमें लगे रहेंगे, कोई फील्ड ऐसी नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल, जैसे इंस्पेक्टर है, उसने इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स के बेसिस पे उसने अपना सिलेक्शन लिया, इंग्लिश और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट में उसने सिलेक्शन लिया। अब उसको इंस्पेक्टर से डेप्टी और बड़े बड़े पोस्ट पे जाना, तो उस इंग्लिश मैथ्स काम नहीं आएगी, और उसको कुछ और चीज पकड़ना पड़ेगा, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको। बट स्टेनो में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ स्टेनो ही आपको रिटायरमेंट तक ले जा सकती है, बड़े बड़े पोस्ट पर। ये ताकत होती है स्टेनो की। तो इसी के साथ में हम अपना आज का ये इंटरव्यू खत्म करेंगे। कैसा लगा आप लोग को ये इंटरव्यू जरूर बताइए। नीचे मैं सौरभ कुमार की भी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप चाहो तो इनको फॉलो कीजिए, इनसे बातचीत कीजिए। अब ये फोटोज डालेंगे अपनी ईपीएफओ की सिलेक्शन की, डीवी की, तो वो सब आप लोग भी देखिए। बाकी कुछ और चीजें रहेंगी तो स्टेनो स्कूल तो है यहाँ पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने जो भी कमेंट सेक्शन में राय है वो जरूर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।